आज हम स्टार्ट करते हैं कि जब आप जर्नल एंट्रीज क्रिएट करते हो, जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हो, तब क्या क्या थिंग्स आपको कंसीडर करनी होती है। एंड देन हम बेसिक जर्नल एंट्रीज से स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे पहला पॉइंट जो है जनरली क्या है, जब आपकी परचेज या सेल होती है गुड्स की, तो आपको ये डिसाइड करना होता है कि क्या वो परचेज या सेल कैश में है या क्रेडिट में है, और आपकी एंट्री उसी के अकॉर्डिंग पास होती है। तो कुछ रूल या कुछ पॉइंट्स दे रखे उससे रिलेटेड। वो क्या कहता है कि अगर आपकी ट्रांजैक्शन के अंदर, यानी जो परचेज या सेल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, उसमें परचेजर या सेलर का नाम नहीं दिया गया, तो वो आपकी कैश ट्रांजैक्शन मानी जाती है। लाइक सिंपल दे दिया, गुड सोल्ड फॉर ₹50,000, तो ये माना जाएगा कि आपने 50,000 रुपए की कैश में सेल की है। सेम वे, अगर परचेजर या सेलर का नाम तो दिया है लेकिन साथ में कैश भी लिखा है, तो क्या माना जाएगा? तो भी वो ट्रांजैक्शन एक कैश ट्रांजैक्शन ही कंसीडर की जाएगी। मींस गुड सोल्ड टू गोपाल फॉर कैश, तो वहां पे आपको गोपाल के नाम का कुछ नहीं करना है। आपकी सिंपल जो एंट्री होगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है। देन कहते हैं कि अगर जो ट्रांजैक्शन है वो परचेज या सेल से रिलेटेड है और परचेजर और सेलर का नाम दिया गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि कैश में है या क्रेडिट में, यानी सिर्फ सेलर या परचेजर का नाम दे रखा है, तो वो ट्रांजैक्शन आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। देन कहते हैं कि अगर कोई एक्सपेंस है, जब भी कोई आप खर्चा करते हो, तो चाहे से आप उसको उसमें पार्टी का नाम दे रखा हो या ना दे रखा हो, जनरली वो कैश ट्रांजैक्शन ही ट्रीट की जाती है। जैसे सैलरी पेड टू मुकेश है, मुकेश को आपने सैलरी पे की है, तो एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो, जब भी आप जर्नल एंट्रीज करते हो, आपको जो थिंग ध्यान में रखनी है वो आपकी क्या है? बेसिक अकाउंटिंग रूल्स आपको याद होने चाहिए। कौन से? पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज गोज। आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट कहते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये गेन्स। 3 रूल आपको पता होने चाहिए। देखो, आपकी फर्स्ट इलस्ट्रेशन जो है वो क्या कहती है? वो कहती है सियाराम एंड सन्स ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ। तो देखो, सबसे पहले ट्रांजैक्शन उसने बिजनेस स्टार्ट किया है। सबसे पहला कॉलम आपका बनता है किस चीज का? डेट का। ठीक है। यस मैम। टेबल हम बना रहे हैं, हमारे 5 कॉलम बनते हैं, मैंने एक बार इतने हैं। सबसे पहला डेट, देन आपका जाता है पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो, देन अमाउंट, और कौन से वाला? डेबिट। डेबिट। और फिर आपका जाता है अमाउंट, क्रेडिट। क्रेडिट। ठीक है। हमें जितनी भी एक्टिविटीज करनी है, मतलब हम हर एक टेबल, ये टेबल फॉर्म में आपका जर्नल जरूर होना चाहिए। तो आपको जो पहली वो दे रखी है 1 जनवरी 2020 को, तो सबसे पहले 2020 जनवरी फर्स्ट, वो कह रहा है कि उसने बिजनेस स्टार्ट किया। देखो, बिजनेस जब उसने स्टार्ट किया तो उसके पास क्या आया होगा? कैश आया होगा। एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है। देन टू
कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर आपका कितने कितने से होएगी अमाउंट जो आपको दे रखा है। जैसे इसमें कितना दे रखा है 50,000, यहाँ भी 50,000 आ गया और क्रेडिट वाले कॉलम में भी 50,000। क्लियर हुआ? ठीक है, यहाँ Yes, पे ma'am. जो डेबिट है ये थोड़ा सा दूर लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा। देन नेक्स्ट एंट्री, जैसे वो क्या बोल रहे हैं, परचेड गुड्स फॉर कैश। देखो गुड्स परचेज किए, कितने तारीख को परचेज किए, 2 तारीख। ठीक है, बार बार में मंथ लिखने की आपको जरूरत नहीं होती है, मर्जी है लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज आप सिंपली डेट का कॉलम, मतलब डेट के आगे 1 के नीचे ही लिखना है, ये मेरे सिस्टम में की वजह से यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, क्या कह रहे, कैश में उसने परचेज किया है तो उसके पास सामान आ रहा है। वैसे भी परचेज अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट होता है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, और आपके पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट जितना भी आपको दे रखा है, जैसे यहाँ पे कितना दे रखा है 20,000, 20,000 डेबिट वाले में चला जाएगा और इधर भी 20,000। क्लियर है? देन Yes, फोर्थ को ma'am. देखो, वो क्या कह रहा है, परचेड गुड्स फ्रॉम सुभाष। अब यहाँ पे क्या है, आगे कैश वैश कुछ नहीं लगाया हुआ, सिर्फ क्या बोल रखा है कि सुभाष से उसने परचेज किया है। परचेज अकाउंट डेबिट और टू सुभाष। अब जो जब भी कोई नाम आता है ना, तो आपको नाम के आगे वो लिखने की जरूरत नहीं होती, सुभाष अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली सुभाष लिख सकते। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. देन नेक्स्ट एंट्री कहते हैं परचेड फर्नीचर फॉर कैश। अब देखो गुड्स नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा है, फर्नीचर लिखा है उसमें, परचेड फर्नीचर फॉर कैश 5 तारीख में। तो यहाँ पे परचेज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। यहाँ पे दोनों रियल अकाउंट वाला रूल अप्लाई हो रहा है। फर्नीचर आपकी असेट है, रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, और कैश अकाउंट का रूल, कैश भी रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, कितने में, Yes, ma'am. 6,000, इधर भी 6,000 और इधर भी 6,000। देन वो क्या कहता है, फिर कहते हैं पेड कैश टू सुभाष। सुभाष को पेमेंट करिए। डेट क्या थी, डेट है 10 तारीख। सुभाष को पेमेंट की है, आपके पास से कैश जा रहा है और सुभाष को कैश मिल रहा है, डेबिट द रिसीवर, तो सुभाष डेबिट। ठीक है, और टू कैश अकाउंट कितने से 8,000, यानी अभी भी सुभाष की थोड़ी सी पेमेंट रहती है। सुभाष ने अभी भी पूरा पेमेंट नहीं करा है, देने थे 12,000, मतलब आपको सुभाष को, और दिए हैं आपने अभी तक सिर्फ 8,000। फिर कहते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश 16 तारीख में। अब देखो नाम भी है और कैश भी है, क्या होएगा, Cash account में जाएगी
परचेज गुड्स है, देखो परचेज हमेशा डेबिट होती है, सेल हमेशा क्रेडिट होती है, ये थिंग्स याद रखना, ये बेसिक चीज है। तो परचेज की है उसने, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट। कितने की थी? 7,500। ठीक है, देन कहते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, रवि से लिए। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, ऊपर और नीचे वाली एंट्री में कोई फर्क है? एक फर्क है, ऊपर वाली में लिखा हुआ था फॉर कैश, इट मीन्स वो हमारी कैश ट्रांजेक्शन थी। ठीक है, और इसमें सिर्फ नाम दे रखा है, इट मीन्स ये है आपकी क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो इसमें लिखा जाएगा टू रवि। रवि। ठीक है, यस। नेक्स्ट कहता है बोट मशीनरी फॉर कैश 8,000 20 तारीख को। बीस तारीख को उसने क्या किया, मशीनरी परचेज की। ठीक है, कैश में परचेज की है, वही जैसे फर्नीचर वाली एंट्री हुई थी, मशीनरी अकाउंट अकाउंट डेबिट। डेबिट और टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट। ठीक है, 8,000। यस। देन वो कहता है इससे नेक्स्ट में रेंट पे किया है उसने, है ना, 27 तारीख को। यस। 27 तारीख को उसने रेंट पे किया, तो रेंट अकाउंट डेबिट डेबिट और टू टू कैश अकाउंट। अकाउंट। बेसिक एंट्री थी, बिल्कुल बेसिक एंट्री। अभी तक तो वैसे भी सारी कैश वाली एंट्री ही थी, मतलब कैश या क्रेडिट वाली थी, अभी तो बेसिक आपकी आई है, हर तरीके की एंट्री आई नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपकी एंट्री पास हुई। देन वो कहता है, अभी आगे देखते हैं, आगे और कोई एंट्री नहीं है। ठीक है, हमारी हुई लास्ट में हमको, अब हमने देखो हमने क्या किया है, हमने नरेशन किसी में भी नहीं डाली। और कल हमने क्या डिस्कस किया था कि जब आप जर्नल बनाते हो, नरेशन आपको हर एक में जरूर डालना। जैसे देखो आप जो कह रहे थे ना, मैम कहती है बीइंग या फॉर जरूर लगाओ, वो कोई मस्ट कंडीशन नहीं है, आप लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते। सारी एंट्री पास होने के बाद लास्ट जो वो होगा, वो किस चीज का होगा, टोटल। ठीक है, यस मैम। यहाँ जो है वो आपका हो जाएगा टोटल, दोनों साइड का टोटल जितना है वो आप करके देखो, ये आ रहा है 1,16,900, वो दोनों साइड का सेम है। ठीक है, फॉर्मेट क्लियर हो गया? यस मैम। फॉर्मेट में कोई दिक्कत नहीं है ना? नो मैम। चलिए ठीक है, देन आपकी बुक में इन्हीं ट्रांजेक्शन्स की एक्सप्लेनेशन दे रखी है। देखो जैसे सियाराम एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो वो क्या कहता है कि क्योंकि आपका बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सारी रिकॉर्डिंग करते हो, जब आपके पास कैश आ रहा है तो पहली एंट्री हमारी जो थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो आपके पास कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, और कैपिटल अकाउंट प्रोप्राइटर का अकाउंट होता है, एंड उसको क्या किया है, क्रेडिट द गिवर के रूल के हिसाब से आपने क्रेडिट किया है। ठीक है, परचेज गुड्स फॉर कैश वही सेम,
परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस वाला रूल अप्लाई किया, और कैश अकाउंट रियल अकाउंट है वो क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इस तरीके से, ठीक है। एक्सप्लेनेशन दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। No, ma'am. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे चले। Yes, ma'am. देखो यस मैम। अब मैं सिंपली ना जो ये एंट्रीज है सिंपली टाइप करूंगी, मतलब टेबल फॉर्म में टाइप नहीं कर रही हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है? No, ma'am. नो मैम। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन आपकी क्या कहती है? देखो पहले कहते हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश। देखो पहला कॉलम आपका डेट का ही आना है, 7 अप्रैल को, अप्रैल 7। एंट्री क्या होगी? कैश में आपने गुड्स सेल की है, यानी आपके पास क्या आया? कैश आया। Yes, ma'am. कैश अकाउंट डेबिट और To sales account. हाँ टू Sales सेल्स account. अकाउंट। और आगे नरेशन क्या लिखी जाएगी इसी के नीचे, ब्रैकेट स्टार्ट करके, बीइंग कैश सेल्स। या सिंपली आप कैश सेल्स भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बीइंग लिखना जरूरी ही है। देन कहते हैं गुड सोल्ड टू महेश। तो अब यहाँ पे 9 तारीख को क्या कह रहे हैं कि महेश को सामान बेचा है। अब तो एंट्री क्या होगी? अब कैश नहीं आया है आपके पास, ठीक है। महेश अकाउंट डेबिट और टू, मैंने अभी अभी एक चीज कही थी कि सेल्स हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है। परचेज हमेशा डेबिट होती है, सेल्स हमेशा क्रेडिट, ठीक है। देन कहते हैं रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश। महेश से आपने कैश रिसीव किया, आपके पास कैश आ गया। कैश अकाउंट डेबिट, और क्योंकि महेश ने पेमेंट की है टू महेश, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बोल देना मैडम, यहाँ समझ नहीं आ रहा है। Okay, ma'am. सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश। अब सुरेश को सामान तो बेचा है लेकिन कैश में, तो जब आपने कैश में बेचा है तो कैश अकाउंट डेबिट और टू, अब सुरेश नहीं लिखना है। कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि हम सेल्स की जगह सुरेश लिख देंगे। देखो फर्क क्या पड़ेगा उस ट्रांजेक्शन का, अगर आपने सेल्स की जगह सुरेश लिख दिया तो ट्रांजेक्शन का मीनिंग चेंज हो जाएगा। सेल्स का मतलब तो आपने सामान बेचा, और सुरेश लिख दोगे यहाँ पे तो उसका मतलब है कि आपने सुरेश से कोई पेमेंट रिसीव की है, ठीक है। समझ में आई ये चीज? Yes, ma'am. देन कहते हैं सोल्ड गुड्स टू सुरेश। नेक्स्ट में कैश वैश कुछ नहीं कह रखा, तो यहाँ क्या होएगा? सुरेश अकाउंट, सुरेश डेबिट, To sales account. हाँ टू Sales सेल्स account. अकाउंट, ठीक है। देन Yes, ma'am. नेक्स्ट क्या कहता है? विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। ऑफिस से कैश निकाला है पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज का मतलब क्या है? ड्रॉइंग्स। Drawings. तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट और To टू cash account. कैश अकाउंट, क्योंकि आपके पास से कैश जा रहा है, ठीक है। Yes, ma'am. देन कहते हैं पेड वेजेज। यहाँ पे क्या आएगा? वेजेज, वेजेस अकाउंट। Debit to cash account. हाँ वेजेज अकाउंट डेबिट कैश
account. देन नेक्स्ट कहता है पेड सैलरी टू गोपाल। हमें कोई मतलब नहीं है, हमने गोपाल को दी है, मोहन को दी है, सोहन को दी है, हमने Salary सैलरी account पे की है। debit. सैलरी अकाउंट Debit. डेबिट टू कैश अकाउंट। Cash. ठीक है, देन रिसीव्ड कमीशन, आपके पास कमीशन आ रहा है। कमीशन आने का मतलब है कि कैश आ रहा होगा। कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, To capital account. नहीं, To commission. टू कमीशन अकाउंट। देखो, जब हम डबल एंट्री सिस्टम कर रहे थे ना, वहां हम Yes, ma'am. कमीशन को जोड़ रहे थे कैपिटल में, क्योंकि हम एक जो कॉन्सेप्ट लेके चल रहे थे वो सिर्फ ये लेके चल रहे थे, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे हमने Ma'am. सैलरी वेजेज कमीशन अलग से हेड बनाए हैं, तो यहाँ पे कमीशन को आपको अभी कैपिटल में ऐड करने की नीड नहीं है। ठीक है, Okay, ma'am. अब देखो यहाँ पे कमीशन रिसीव्ड लिखा हुआ है, वो क्यों लिखा है कमीशन रिसीव्ड? जनरली आपका कमीशन अकाउंट भी ठीक है, कमीशन रिसीव्ड लिखने का पर्पज सिर्फ एक है। कई बार क्या होता है, कई बार आपको कमीशन पेड और कमीशन रिसीव्ड दोनों चीजें दे रखी होती है, तो उस टाइम पे कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए आप कमीशन रिसीव्ड और कमीशन पेड अलग अलग मेंशन कर देते। ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. एक्सप्लेनेशन दोबारा Yes, ma'am. कराने की जरूरत है? No, ma'am. No, ma'am. फिर भी अगर किसी को कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ ले। चलिए थर्ड इलस्ट्रेशन करते। थर्ड इलस्ट्रेशन क्या कहती है? वो कहती है वही वाली थिंग्स आपकी विशाल ब्रोज की बुक्स में आपको एंट्री करनी है। सबसे पहले कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, पहली एंट्री आपकी क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। Yes, ma'am. ठीक है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। देन कहते हैं गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश। मोहन से गुड्स परचेज की है और कैश में परचेज की है, तो परचेज अकाउंट डेबिट तो मोहन लिखूं या कैश लिखूं? कैश अकाउंट, क्योंकि मोहन के साथ साथ कैश भी दिया हुआ है आपको। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं गुड्स परचेज फ्रॉम अजय। एंट्री क्या होगी? मैम क्रेडिट में होगी। क्रेडिट मोहन में। क्रेडिट। मो कौन सी वाली? मैम मोहन वो अजय क्रेडिट। अजय क्रेडिट टू अजय। ठीक है, देन कहते हैं गुड्स रिटर्न्ड टू अजय। अब भाई आपने सामान खरीदा था और उसमें से कुछ सामान रिटर्न कर दिया, तो जहां अजय को आपने क्रेडिट किया था, अब उसको क्या करोगे? अजय को डेबिट किया, तो क्या तो परचेज Purchase return. रिटर्न। ठीक है, क्लियर है? ये नई एंट्री आई है आपकी परचेज रिटर्न। नेक्स्ट यस कहते हैं मैम। Yes, ma'am. गुड्स सोल्ड टू राजीव। राजीव को आपने सामान बेचा है, राजीव डेबिट टू
सेल्स अकाउंट, ठीक है। देन कहते हैं कितने का बेचा था, 40,000 का। 12 तारीख में कह रहे हैं राजीव रिटर्न 10% ऑफ गुड्स, तो क्या होएगा, राजीव ने सामान वापस कर दिया, राजीव को क्रेडिट करना पड़ेगा और सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राजीव। अरे अभी तक बाकी किसी का भी फिगर नहीं उठाया, इसका फिगर क्यों उठा रही हो, क्योंकि उसने परसेंटेज में दे रखा है 10% ऑफ 40,000, 4,000 रुपीज क्या होगा आपका, डेबिट हो जाएगा। अब देखो यही वाली चीज है, परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, और परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के केस में इनका उल्टा है, परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट रहेगी, सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होगी, ठीक है। यस मैम। सेल्स रिटर्न का मतलब आपके पास वापस आ रहा है, ठीक है, यही एंट्री थी आपकी सेल्स रिटर्न। उसके बाद लास्ट में आपको टोटल करना है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। No, ma'am. चलिए फिर आपके पास आता है डिस्काउंट। देखो डिस्काउंट क्या है, कई बार तुम जैसे और कुछ छोड़ो, तुम जनरली बुक लेने जाते हो, ठीक है, बुक लेने यस जाते हो, मैम। दुकानदार आपको मतलब है ना एमआरपी से कुछ कम प्राइस पे देता है, तो वो जो एमआरपी से कम प्राइस पे देता है, यानी वो जो डिडक्शन है, वो डिडक्शन आपकी एक तरीके से डिस्काउंट होती है। डिस्काउंट क्या है, सेलर आपको एक तरीके का अलाउंस, एक तरीके का बेनिफिट दे रहा है सामान के सेलिंग प्राइस के ऊपर। अब वो लिस्ट प्राइस या कैटलॉग प्राइस के ऊपर भी हो सकता है, या फिर अगर तुमने कभी देखा हो, आजकल वैसे भी ऑनलाइन पेमेंट्स हर कोई करता है, तो वहां पे क्या है, कई बार आपको ऑफर मिलते हैं कि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, कार्ड से पेमेंट करते हो, तो आपको इतने % का डिस्काउंट मिलेगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो वो क्या है, वो ताकि आप जल्दी से जल्दी पेमेंट कर दो। तो डिस्काउंट आपके दो तरीके के होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या है, ऐसा डिस्काउंट जो होलसेलर या मैन्युफैक्चरर देता है रिटेलर को एक फिक्स % पे, यानी आपका जो लिस्ट प्राइस है वो फिक्स % के मतलब लिस्ट प्राइस पे से कुछ फिक्स % घटा करके देता है। वो तभी अलाउड होता है जब आप बल्क में परचेज करते, वो आपकी क्रेडिट और कैश दोनों ट्रांजेक्शन से पे अलाउड होता है। क्यों? क्योंकि वो आपकी परचेज से रिलेटेड होता है, ना कि पेमेंट से रिलेटेड। जैसे हम जब छोटे थे तो हम कहते थे 1 दर्जन कॉपी लेने पे 4 कॉपी फ्री, 3 कॉपी फ्री, इस तरीके के ऑफर होते थे, ठीक है। और हमारे पेरेंट्स क्या करते थे, वो कहते थे हमें फ्री नहीं, तू हमको एक नेट रेट बता कितने में देगा, मैं तो पर पीस का रेट पूछता हूँ, अगर मुझे 50 कॉपी लेनी है, मुझे 40 कॉपी लेनी है, तो कितने में देगा। वो कहता जी ले जाओ 8 रुपए में दे दूंगा 10 वाली कॉपी, ठीक है। तो वो जो 2 रुपए का डिस्काउंट है वो है आपका ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। जनरली आपने देखा हो, अगर कभी ऑनलाइन शॉपिंग की है तो फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन पे बहुत बार ये डिस्काउंट आता है कि अगर आप 3 आइटम लेते हो तो 5% डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलेगा, अगर आप 5 आइटम लेते हो तो 10% डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलेगा। वो सब है आपके ट्रेड डिस्काउंट। और क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट आपका पेमेंट से रिलेटेड नहीं होता है, उसकी अलग से कोई एंट्री नहीं होती, वो आपके इनवॉइस में से ही घटा के दिखाया जाता है। जैसे आप बुक लेने गए, आपकी अकाउंट की बुक पे रेट है 750 रुपए, दुकानदार कहते हैं जी 700 रुपए दे दो, तो तुम अगर उससे बिल मांगोगे तो वो बिल 700 रुपए का ही देगा,
वो 750 में से लेस डिस्काउंट करके नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो वो जो है ट्रेड डिस्काउंट होता है, उसके लिए कोई सेपरेट एंट्री नहीं होती, सिर्फ आप फिगर्स में से उस डिस्काउंट को घटाते हो। और अगर वही सामान आपको रिटर्न मिल जाए, वापस मिल जाए, अब तुम ये तो नहीं है ना कि भैया लेके तो हम 700 का गए थे, एमआरपी 750 है, तो वो 750 में तो वापस नहीं लेगा, वो फिर से उस ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट कर देते हैं लिस्ट प्राइस में। कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट होता है ताकि कस्टमर जल्दी पेमेंट कर दे, अर्ली पेमेंट कर दे। यानी अगर कस्टमर एक फिक्स पीरियड के अंदर पेमेंट कर देता है तो दुकानदार उसको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता है। उसका पर्पज यही होता है कि कस्टमर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पेमेंट कर दे, ठीक है। उसकी एंट्री आप बुक्स में रिकॉर्ड करते हो। तो ये जो कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट है, ये हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। Yes, ma'am. यहाँ तक किसी को डाउट? No, No, ma'am. ma'am. चलिए ठीक है, कल डिस्कस करते हैं इसको।